हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम ए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर लेंगे। सेकंड पेपर का यूनिट 3 जिसका फर्स्ट टॉपिक है भारतीय व विदेशी स्वरलिपि पद्धति। हम दोनों स्वरलिपि पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे स्वरलिपि क्या है। भाषा सिखाने के लिए अथवा उसे वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए भाषा की स्वरलिपि का आविष्कार किया गया। अतः भाषा को व्यक्त करने के लिए अथवा उसे सिखाने के लिए जिन तत्वों का निर्माण किया उसे उस भाषा की स्वरलिपि कहते हैं। संगीत में क्रियात्मक पक्ष को स्थायी रखने के लिए स्वरलिपि पद्धति अथवा स्वरांकन पद्धति ने जन्म लिया। समय समय पर आवश्यकतानुसार इसका विकास तथा आरंभ आज तक अनेक स्वरलिपियों का जन्म व विकास हुआ। समय समय पर आवश्यकतानुसार इसका विकास व आरंभ से आज तक अनेक स्वरलिपियों का जन्म व विकास हुआ। इस स्वरलिपि पद्धति के बहुत लाभ हैं। जहाँ स्वरलिपि पद्धति से जहाँ किसी देश अथवा किसी काल के क्रियात्मक संगीत का स्वरूप प्राप्त होना असंभव होता है, स्वरलिपि द्वारा यहाँ के संगीत का थोड़ा बहुत आभास अवश्य मिल जाता है। दूसरा लाभ है स्वरलिपि से स्वरलिपि पद्धति जहाँ एक और क्रियात्मक संगीत के द्वारा नियंत्रित होती है, वहीं दूसरी ओर क्रियात्मक संगीत को भटक जाने से भी बचाती है। कर्नाटक संगीत इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहाँ किसी गीत अथवा संगीत रचना को स्वरलिपि के ही अनुसार गाना पड़ता है। विदेशों में स्वरलिपि मुख्य रूप से स्वरलिपि पद्धति के चार रूप प्रमुख हैं। पहला है सोल्फा पद्धति, दूसरा न्यूम्स, तीसरा है च्यूस पद्धति, चौथा है स्टाफ पद्धति, स्टाफ नोटेशन पद्धति। पहले हम देखेंगे सोल्फा स्वरलिपि पद्धति। इस पद्धति का आधुनिक स्वरूप मिस्टर ग्लोवर तथा जॉन ने किया। इंग्लैंड में प्रारंभिक संगीत शिक्षा के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल अधिक होता था। सोल्फा पद्धति में पाश्चात्य विद्वान सारे गामा पध नी को क्रमशः डो, रे, मी, फा, सोल, ले व सी कहते हैं। इस पद्धति में तार सप्तक के स्वर लिखते समय यही रेखाएं स्वरों के नीचे लगा दी जाती हैं। विकृत स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के उच्चारण अथवा मात्राओं में अंतर कर देते हैं। जैसे रे, इसका अर्थ हुआ तीव्र रे। तीव्र रे का अर्थ कोमल रे से होगा। अन्य चिन्हों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं तथा बिंदुओं का प्रयोग करते थे, किंतु स्टाफ नोटेशन के आने से यह पद्धति समाप्त हो गई। नेक्स्ट है न्यूम्स स्वरलिपि पद्धति। इस पद्धति का जन्म मिस्र में विकास यूरोप में हुआ। इसमें सोल्फा पद्धति के समान स्वरों का नाम प्रयोग नहीं होता था, बल्कि गीत के शब्द प्रयोग किए जाते थे। इस पद्धति का प्रचार धार्मिक गीतों तथा चर्चों में गाए जाने वाले संगीत के लिए अधिक होता था। इसके लिए पहले रेखा खींची जाती थी, फिर ऊपर नीचे गीत के शब्द लिखे जाते थे। यह रेखा मध्य सा की मानी जाती थी। शब्दों के ऊपर उनका काल
काल मान होता था, यानी भाषा चिन्ह। इन चिन्हों को देखने के लिए अल्प विराम व आड़ी व टेढ़ी रेखाओं का प्रयोग होता था। अल्प विराम में एक मात्रा, पूर्ण विराम में 2 मात्रा माना जाता था। एक मात्रा में 2 स्वरों को लिखने के लिए अर्धचंद्राकार का निशान लगा देते थे। साधारणतः 2 स्वरों के बीच काल अंतर समान माना जाता था, किंतु स्वरों की ऊंचाई नीचाई के लिए कोई स्वर चिन्ह नहीं था। केवल जो शब्द जितना ऊंचा होता उसका संकेत चिन्ह भी पिछले शब्दों से उतना ही ऊंचा होता था। इसके विपरीत जो शब्द जितना नीचा होता था उसका संकेत चिन्ह पिछले शब्द से उतना ही नीचा होता था। इस स्वर लिपि से लाभ तो अवश्य हुआ, किंतु स्वरों की ऊंचाई निश्चित नहीं होने के कारण स्वर राइटर को कुछ दिनों बाद अपनी लिखी चीज़ों को पढ़ने में कठिनाई होती थी। अन्य व्यक्ति अपनी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते थे। फलस्वरूप इस पद्धति से विशेष लाभ न मिलने के कारण समय के साथ साथ इस पद्धति में संशोधन व परिवर्तन अवश्य हो गया, जिसे स्टॉप नोटेशन कहा जाने लगा। आजकल इस पद्धति का पश्चिमी देशों तथा विश्व के अनेक देशों में प्रयोग प्रचलित है। नेक्स्ट है चीव स्वरलिपि पद्धति। इस पद्धति का नामकरण 18वीं सदी में फ्रांस के गणितज्ञ चीव के आधार पर हुआ, इसलिए ये चीव नोटेशन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें स्वरों को दर्शाने के लिए गणित के अंकों को प्रयोग में लाया गया था तथा ऊंचे नीचे स्वरों को दर्शाने के लिए अंकों के ऊपर नीचे बिंदु लगा दिए जाते थे। फ्रांस स्टूडेंट्स, इस पद्धति का नामकरण 18वीं सदी में फ्रांस के गणितज्ञ करेक्शन कर लें स्टूडेंट्स। फ्रांस के गणितज्ञ चीव के आधार पर हुआ था, इसलिए इसे चीव नोटेशन पद्धति कहते हैं। इसमें स्वरों को दर्शाने के लिए गणित के अंकों को प्रयोग में लाया गया था तथा ऊंचे नीचे स्वरों को दर्शाने के लिए अंकों के ऊपर नीचे बिंदु लगा दिए जाते थे। सामवेद की रचनाओं पर 1, 2, 3, 4 आदि स्वर संकेतों का प्रयोग मिलता है। भारतीय संगीत की प्राचीन पुस्तकों में भी इस पद्धति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है स्टॉप स्वरलिपि पद्धति। यह पद्धति न्यूम्स पद्धति का परिवर्तित व संशोधित रूप है। स्वरों को स्थिर रखने के लिए रेखाओं का प्रयोग किया गया तथा सामूहिक गायन व वृंद वादन की दृष्टि से अनेक प्रकार के ऊंचे नीचे स्वरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्लेप्स बनाए गए। अभी तक एक प्रकार से यह पद्धति अधिकांश में संपूर्ण सीधी और लगभग समस्त पश्चिमी देशों में प्रचलित है। पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धतियों में पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति हम चर्चा करेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत 4 पद्धतियाँ आती हैं। सोल्फा स्वरलिपि पद्धति, इसमें स्वरों को लिखने का तरीका हम देखेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत स्वरों के नाम डो, रे, मी, फा, सोल, ला, ले, सी है। भारतीय संगीत में यह सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी कहलाते हैं। इस पद्धति में तार सप्तक के स्वरों के लिए स्वरों के ऊपर खड़ी या पड़ी रेखा लगाते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों के लिए नीचे खड़ी रेखा लगाते हैं, जैसे
मंद सप्तक के स्वर डो, रे, मी। इसके नीचे हम बड़ी रेखा लगाएंगे। मध्य सप्तक के स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं है। तार सप्तक के स्वर के लिए ऊपर खड़ी या बड़ी रेखा लगाएंगे। तार कोमल तथा तीव्र स्वरों के लिए स्वर के उच्चारण में ही परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट जो है स्वरलिपि पद्धति, न्यूम स्वरलिपि पद्धति। इस पद्धति का विकास रोम के चर्चों में हुआ। इस पद्धति में विराम, अल्प विराम, डैश तथा लकीरों का प्रयोग होता था। भारतीय संगीत के वैदिकालिक ग्रंथों में भी कुछ ऐसे ही चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट है चीव स्वरलिपि पद्धति। इस पद्धति का विकास फ्रांस के चीव नाम के गणितज्ञ ने किया था। इसमें स्वरों को दर्शाने के लिए अंकों का प्रयोग किया जाता था। जैसे ऊंचे नीचे के स्वरों को दर्शाने के लिए अंकों के ऊपर तथा नीचे बिंदु लगाए जाते थे। इस तरह के अंक सामवेद के मंत्रों में भी मिलते हैं। नेक्स्ट स्वरलिपि पद्धति है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। आधुनिक समय में स्टाफ स्वरलिपि पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। इस पद्धति के बारे में हम देखेंगे। स्वरों को किस तरह लिखा जाता है। ग्रेट स्टेव। ग्रेट स्टेव क्या है? ये 11 लाइनों का एक समूह होता है। इन लाइनों के ऊपर तथा बीच में स्वरों के चिन्हों को लिखा जाता है। इन लाइनों के माध्यम से मंद्र से लेकर तार सप्तक के स्वरों को आसानी से लिखा जा सकता है। इन 11 लाइनों में मध्य की लाइन बिंदुओं से यानी डॉट से लिखी जाती है। इस पर मध्य सा रहता है। सा को पाश्चात्य संगीत में सी कहा जाता है। उस रेखा के ऊपर के स्वरों को तार सप्तक के स्वर तथा नीचे के स्वरों में मंद सप्तक के स्वर लिखे जाते हैं। नीचे की लाइनों में ऊपर के स्वरों पर तार सप्तक के स्वर तथा नीचे के स्वरों में मंद सप्तक के स्वर लिखे जाते हैं। स्वर लिखने का क्या तरीका है, किस तरह स्वर लिखे जाते हैं, ये हम देखेंगे। स्टाफ पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए अंडाकार चिन्ह का प्रयोग होता है। सभी स्वर इसी के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। भारतीय संगीत की तरह इसमें हर स्वर के लिए अलग चिन्ह नहीं होता। पाश्चात्य पद्धति में स्वरों को बताने के लिए ग्रेट स्टेव का प्रयोग होता है। स्वर बताने के लिए स्टेव की 11 लाइनों के ऊपर मध्य सा में ये अंडाकार चिन्ह लगाया जाता है। हर रेखा एक स्वर को बताती है। जैसे मध्य सा के लिए बिंदुओं की लाइन है जो ग्रेट स्टेव के मध्य से है। इस रेखा के ऊपर अगर अंडाकार चिन्ह लगेगा तो वह सा कहलाएगा। चिन्ह किसी भी लाइन के ऊपर या मध्य में लगते हैं। रे लिखना है तो सा के ऊपर 2 लाइनों के मध्य में अंडाकार चिन्ह लगाएंगे। मंद सप्तक का पा लिखने के लिए हम निचली लाइनों का इस्तेमाल करेंगे। हर लाइन तथा 2 लाइनों के मध्य में कौन सा स्वर आता है, इसका वर्णन हम चित्र के द्वारा देखेंगे। स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके PDF में देखें किस तरह से 11 लाइनों में स्वरों को लिखा जाता है। अब हम देखेंगे क्लेफ क्या है। कई बार ऐसी स्वर रचना यानी कंपोजिशन लिखनी होती है
जिसमें सबसे नीचा स्वर मध्य सा ही हो। ऐसी स्थिति में 11 लाइनें खींचना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि निचली 5 लाइनों को खींचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 5 लाइनों में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। इस स्थिति में केवल ऊपर की 5 पंक्तियाँ खींचते हैं तथा उन पर ये एस जैसा चिन्ह लगाते हैं, जो ये बताता है कि इन लाइनों पर सबसे निचला स्वर मध्य सा है, मंत्र सप्तक के स्वर नहीं लग रहे हैं। अगर स्वर रचना में सबसे ऊंचा स्वर मध्य सा हो अर्थात सभी स्वर मंत्र सप्तक या उससे नीचे के हों, तो 5 लाइनों के शुरू में फ्लैट का चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह को ब्रास क्लेफ कहते हैं। शुरू में 5 लाइनों के शुरू में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे ब्रास क्लेफ कहते हैं। इसके ऊपर यदि हम छोटी रेखा खींचकर स्वर लिखें तो वह मध्य सा होगा। की सिग्नेचर क्या है? स्वरों को कोमल या तीव्र, फ्लैट या शार्प चिन्ह को लगाकर दर्शा सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक रचना ऐसी लिखनी है जिसमें कोई एक या ज़्यादा स्वर कोमल या तीव्र हों। ऐसी स्थिति में बार बार स्वर पर फ्लैट का चिन्ह लगाने की जगह हम क्लेफ के बाद फ्लैट का चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा करने से उस लाइन पर आने वाला स्वर फ्लैट यानी कोमल हो जाएगा। इन्हीं चिन्हों को की सिग्नेचर कहते हैं, अर्थात वे चिन्ह जो क्लेफ के बाद आते हैं की सिग्नेचर कहलाते हैं। बार लाइन्स क्या हैं? भारतीय संगीत में जैसे विभाग दिखाने के लिए रेखा खींचते हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य संगीत में भी रेखा खींचते हैं। ये जो रेखाएं हैं वो बार लाइन कहलाती हैं। इनके द्वारा संगीत रचना को बराबर भागों में बांटा जाता है। मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। पाश्चात्य संगीत में विभिन्न मात्राओं को लिखने के लिए स्वर के चिन्ह में ही परिवर्तन किया जाता है। जैसे एक मात्रा दर्शाने के लिए 0 चिन्ह है, इसे सेमी ब्रीफ कहा जाता है। आधी मात्रा के लिए 0 चिन्ह के साथ एक रेखा खींच देते हैं। इस चिन्ह का नाम मिनिम है। इसी तरह 1/4 मात्रा के लिए दर्शाने के लिए मिनिम के गोले को स्याही से भर देते हैं। इस चिन्ह को क्रोचेट कहते हैं। 1/8 मात्रा दर्शाने के लिए क्वेवर का चिन्ह है। इस चिन्ह में क्रोचेट के ऊपर एक छोटी रेखा लगा देते हैं। इसी तरह 1/16 मात्रा दर्शाने के लिए क्वेवर के ऊपर 2 लाइनें लगा देते हैं। इसे सेमी क्वेवर कहते हैं। 1/32 मात्रा दर्शाने के लिए सेमी क्वेवर में एक रेखा और लगा देते हैं। इसे सेमी क्वेवर कहते हैं। स्टूडेंट PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके PDF अपलोड कर सकते हैं।